नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल ज्योग्राफी बाई पवन सर में आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि एनसीईआरटी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है, आज 7th क्लास का 7th चैप्टर है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण मानवीय पर्यावरण में कौन कौन से बिंदु हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, वो है बस्तियां, परिवहन और संचार। बस्तियां, परिवहन और संचार। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। आज अपना जो चैप्टर है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानवीय पर्यावरण में हम बात करेंगे बस्तियां, परिवहन और संचार के बारे में। जो अपने जीवन में मनुष्य सुचारू रूप से बस्तियों का निर्माण कर रहा है, परिवहन का उपयोग कर रहा है, संचार का उपयोग कर रहा है, ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बस्तियां, परिवहन और संचार, इनके बारे में जो थोड़ा थोड़ा विश्लेषण दिया गया है 7th क्लास के एनसीईआरटी में। और बस्तियों के बारे में बात करते हैं। बस्तियां, अब बात करते हैं बस्तियों के बारे में। जो बस्तियां हैं, ये वह स्थान है जिसमें मनुष्य निवास करते हैं और जहां पर वे घर बनाते हैं, वे सभी बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। वह स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, प्रारंभिक मनुष्य। जहां बस्तियों का अर्थ है जहां पे मनुष्य अपना घर बनाते हैं, निवास स्थान है, वह सभी बस्तियों के अंतर्गत आता है। तो बस्तियां जहां पे मनुष्य मानव अपना निवास स्थान रहने के लिए जो घर बनाते हैं, वो सभी बस्तियों का रूप है। बस्तियां, पहले मनुष्य जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। तो पहले जंगलों में मनुष्य निवास करते थे, जंगलों में निवास करते थे, वो गुफाओं में ही निवास करते थे। वहां पे मकान वगैरह, भवन वगैरह, जो आज के टाइम में आर्किटेक्चर चल रहा है, उसमें इतना पारंगत नहीं थे। और वे प्राचीन परंपराओं से जो चले आ रहे हैं, गुफाओं में रहना, जंगलों में रहना, कंदमूल खाना, वृक्षों के ऊपर चढ़ के रहना, ये सभी प्रारंभिक जो गतिविधियां हैं, मूलभूत जो गतिविधियां हैं, जो प्रारंभिक रूप से थी, उन्हीं के रूप से पहले निवास करते थे। उसके बाद उन्होंने फसलें उगाना स्टार्ट की। मनुष्य पहले गुफाओं में रहते थे, गुफाओं के बाद उन्होंने फसलें उगाना स्टार्ट की, फसलों का बोना या उगाना। तो फसलों का बोना या उगाना, पहले गुफाओं में रहते थे, उसके बाद फसलों को उगाने लगे। तो उन्होंने, जो पहले गुफाओं में रहते थे, तो उनको यहाँ पे वृक्षों को लगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए एक निश्चित जगह पर निवास करना अनिवार्य बन गया। और निश्चित जगह निवास करना अनिवार्य बन गया, इसलिए मनुष्य गुफाओं को छोड़कर भवन का निर्माण करने लगे, मकानों के रूप में अपने घरों का निर्माण करने लगे। उस प्रकार इन्होंने अपना निवास स्थान बदला तो भवनों का निर्माण करना स्टार्ट किया। भवनों मतलब मकानों का। जो पहले लकड़ियों के मकान बनते थे, लकड़ियों के मकान के बाद जो कीचड़ वगैरह यूज किया जाता था, मटेरियल, आज के टाइम में तो बजरी, क्रेशर, कंकर, पत्थर वगैरह सब यूज करते हैं। स्टार्टिंग में पहले भवनों का निर्माण लकड़ियों से, गारों से, मिट्टी से, इन्हीं के गाज का उपयोग करके मकानों का निर्माण किया जाता था। मकानों का निर्माण होने के बाद इन्होंने फसलों को जो उगाना स्टार्ट किया था, उनका विस्तृत रूप से उगाना स्टार्ट किया। और विस्तृत रूप से उगाना स्टार्ट किया तो जिससे कि उनकी वृद्धि होने लगी फसलों की, और फसलों की वृद्धि होने लगी तो आर्थिक व्यवस्था में सुधार आने लगा। अर्थव्यवस्था या वाणिज्य, अर्थव्यवस्था या वाणिज्य, अर्थव्यवस्था या वाणिज्य। तो पहले गुफाओं में निवास करते थे, उसके बाद फसलों को उगाना स्टार्ट किया तो निश्चित जगह पर निवास करना स्टार्ट किया।
जिन निश्चित जगह पे निवास स्थान करना पड़ा, तो अर्थव्यवस्था या वाणिज्य का उद्धार होने लगा। जिस प्रकार वहां पे अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ। अब जो मनुष्य जो फसलों को उगाते थे, तो फसलों को उगाने के लिए पहले क्या चाहिए? उचित जलवायु। क्या चाहिए? उचित जलवायु। उचित जलवायु चाहिए। उचित जलवायु के बाद नदी का स्रोत चाहिए, जल स्रोत चाहिए, यह जल की उपलब्धता। उचित जलवायु, जल का स्रोत या जल की उपलब्धता। उसके बाद मनुष्य को निवास करने के लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत चाहिए, क्योंकि फसल तो वहीं पे उगेगी जहां उपजाऊ मिट्टी होगी। उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी। तो ये जो फैक्टर है, उचित जलवायु, उचित जलवायु के बाद जल स्रोत, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, ये जो फैक्टर है, ये मनुष्य के लिए, निवास स्थान के लिए जरूरी था, क्योंकि इन्हीं के बेस के आधार पर फसलों का विस्तारित रूप से उगाना स्टार्ट हुआ था। उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मृदा। तो ये जो चार फैक्टर है, ये मनुष्य के निवास स्थान के लिए जरूरी थे। और मनुष्य के निवास स्थान के लिए जो बस्तियां हैं, बस्तियों का निवास होने लगा। मनुष्य अपने घरों का निर्माण करने लगे, जो विस्तृत रूप से निवास करते हैं, उन घरों को ही बस्तियां कहते हैं। और बस्तियां स्थायी बस्तियां भी होती है और अस्थायी बस्तियां भी होती है। जब ये बस्तियां बसने लगी, तो ये बस्तियां, उचित जलवायु चाहिए। उचित जलवायु तो जल का स्रोत चाहिए, और जल का स्रोत हमें कहां मिलेगा? नदियों से। तो मनुष्य कहां निवास स्थान करने लगे? नदियों के किनारे। तो मनुष्य नदियों के किनारे निवास करने लगे। जल का स्रोत हो गया नदियों के किनारे। नदियों के किनारे जब निवास स्थान करने लगे, तो बस्तियों का जो जमाव है वो नदियों के पास होने लगा, नदियों किनारों के पास होने लगा। और नदियों के किनारों के पास होने के कारण ही ये जो बस्तियां हैं, एक सभ्यता का रूप धारण कर लिया। सभ्यताओं का रूप धारण कर लिया इन्होंने, बस्तियों ने सभ्यताओं का रूप धारण किया। तो बस्तियों के बारे में बताया गया। मनुष्य जहां अपने घर निवास स्थान होता है, जहां घरों का निर्माण करता है, वो सभी बस्तियों के अंतर्गत आता है। और बस्तियां स्थायी बस्तियां भी होती है और अस्थायी बस्तियां भी होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये बस्तियां है जो सुचारू रूप से जल के स्रोत के पास पाई जाएगी। जल के स्रोत के बाद नदियों के किनारे है, नदियों के किनारे के सभ्यताओं का रूप धारण कर लेती है। और सभ्यताओं का रूप धारण करने के लिए मनुष्य के निवास स्थान के लिए चार फैक्टर जरूरी है: उचित जलवायु, जल का स्रोत, जो उपजाऊ मिट्टी, मृदा। तो ये चार फैक्टर है जो जरूरी होने चाहिए। मृदा की उपयुक्तता। तो ये चार बिंदु जरूरी है मनुष्य के निवास स्थान के लिए। अब जो बस्तियां हैं, बस्तियां दो है, एक तो स्थायी और दूसरी अस्थायी। तो बस्तियां की दो, बस्तियों के प्रकार बताए गए हैं कि स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। स्थायी बस्तियां से तात्पर्य है जहां मनुष्य अपना निवास स्थान एक उचित स्थान पर लगाए, जहां पे वो आजीवन रहने लगे, जहां अपने घरों का निर्माण एक उस जगह या उपयुक्त भूमि पर लगाएंगे जहां पे उन्हें लंबे टाइम तक रहना है। और अस्थायी मतलब कुछ टाइम के लिए। तो अस्थायी जो बस्तियां हैं, अस्थायी बस्तियां कहां मिलेगी? जहां क्या तो अत्यधिक वन क्षेत्र होगा, घना क्षेत्र होगा, और अत्यधिक गर्मी क्षेत्र वाले में होगा। ठंड क्षेत्र जहां अधिक होगी वहां पे मिलेंगे, क्योंकि वहां पे अत्यधिक ठंड होगी तो वहां कम टाइम ही निवास कर पाएंगे। और अत्यधिक गर्मी के टाइम भी जहां जंगल है, जहां अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं, वहां पे भी अस्थायी बस्तियां पाई जाती है, क्योंकि वहां आखेट वगैरह, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, लकड़ियों को काटना,
ये जो उनका एक जो प्राथमिक रूप से जो क्रिया है वो इन्हीं के अस्थायी जो बस्तियां हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें आखेट करना होता है, आखेट करना, लकड़ी इकट्ठा करना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, वनों से कंदमूल इकट्ठा करना, तो ये सभी हमें अस्थायी बस्तियां वाले लोग करते हैं, क्योंकि इनका निवास अस्थायी होता है, कभी किसी जगह जाना, कभी किसी जगह जाना, ये उनकी अस्थायी बस्तियों का रूप है। बस्तियों के बारे में ये भी बताया गया है कि वह स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान क्या है। तो बसाव स्थान या बस्तियां उन्हीं का रूप है कि जहां पे भवन निर्माण करते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं, वो सभी बस्तियों के अंतर्गत आता है। और बस्तियों का जब उचित जमाव हो जाता है तो वे बसाव के अंतर्गत आ जाता है। बसाव मतलब जहां पे बस्तियां निवास करती है, जहां पे मनुष्य अपने घर का निर्माण करता है, तो वो सभी बस्तियों के अंतर्गत आता है। तो बस्तियां अस्थायी भी होती है और स्थायी बस्तियां भी होती है, तो दो रूप से बस्तियों का है। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्ती। तो बस्तियां ग्रामीण बस्ती भी होती है, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। शहरी बस्ती देखो, बस्तियों का हमने प्रमुख रूप से तो दो विभागों में वर्गीकृत किया गया है, स्थायी और अस्थायी। उसके बाद अपने इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो ग्रामीण और शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकरण किया गया है। ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों में वे मनुष्य निवास करते हैं जिनका प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, किसी कृषि करना, आखेट करना, वस्तुओं का संग्रह करना, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, ये सभी जो कार्य हैं वो प्राथमिक क्रिया वाले ग्रामीण बस्तियां में करते हैं। शहरी बस्तियों में जिसमें उद्योग धंधे सुचारू रूप से चलते हैं, द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाएं हैं वो सभी शहरी बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। तृतीय चतुर्थ ये सभी जो क्रिया है वो शहरी बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो बस्तियों के बारे में पहला स्थायी अस्थायी, दूसरा ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। ग्रामीण बस्तियां होती है उसमें जो घरों का बसाव है वो एक छोटे रूप में होता है, क्योंकि वहां पे कृषि करना, कृषि पशुपालन ये सभी कार्य होते हैं, तो वहां पे मनुष्य की आबादी कम होती है। जो शहरी बस्तियां है उसमें मनुष्य की आबादी सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक होती है तो यहाँ पे उचित धंधे उद्योग वगैरह सबों की उपलब्धता होती है, तो मनुष्य अपना शहरी की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रकार गांधी जी ने कहा था कि ग्रामीणों में ही, जो गांव में ही भारत की आत्मा बसती है। गांधी जी ने जब बोला था कि गांव में ही भारत की आत्मा बसती है, वो इसी बेस पे कहा था क्योंकि आज जो भारत में है सर्वाधिक कृषि पे आधारित मनुष्य निवास करते हैं, क्योंकि जो आजीविका का स्रोत है वो कृषि है। आज के टाइम में भारत में सर्वाधिक लोग कृषि पर डिपेंड है। शहरी बस्तियां, तो इन बस्तियों का रूप बताया गया है ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनमें जो बस्तियां हैं वो शहरी क्षेत्रों में भी, नदियों के किनारे भी और पर्वतों के ढालों के क्षेत्र पर भी ये बस्तियां पाई जाती है। जो ये पर्वतों के ढालों के रूप में, जैसे पर्वत है, इस प्रकार ये पर्वत है और पर्वत के पास जो ढाल है यहाँ पे बस्तियां बसी हुई है। जो ये बस्तियां बसी हुई है यहाँ पे बाढ़ वगैरह का आने का संभावना सर्वाधिक रहती है। तो इन घरों का जो निर्माण होता है वो स्टील से होता है। स्टील मतलब जिस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे फट्टे लकड़ी इनका जो यूज करते हैं कि जिस प्रकार से इनकी ऊंचाई के ऊपर मकान बनाए जाते हैं, लकड़ी के जो भूसों से बनाए जाते हैं, जिससे कि जल आसानी से इनके नीचे से निकल जाए। तो स्टील के बारे में जो बताया गया है वो इन्हीं के रूप में बताया गया है। अब जो बात करते हैं अपन बस्तियों के बारे में, इतना ही दिया हुआ है, क्योंकि आगे जो 11th क्लास की जो अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें बस्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन दिया गया है और बस्तियों को एक रूप में और वर्गीकृत किया गया है, प्रकीर्ण और सघन बस्तियां।
प्रकीर्ण बस्तियां और सघन बस्तियां। दूसरी सघन बस्तियां। देखो, बस्तियों को अपन ने स्टार्टिंग में स्थायी और अस्थायी रूप में वर्गीकृत किया, उसके बाद ग्रामीण और शहरी के रूप में वर्गीकृत किया, और इसके बाद हमने अब इनको वर्गीकृत किया है प्रकीर्ण और सघन बस्तियों के रूप में। जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं उनके बारे में ये है कि जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं इनका जो बसाव क्षेत्र है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे घरों का निर्माण काफी दूरियों के अंतर्गत किया गया है। जो घरों का निर्माण होता है वो काफी गैप होता है उनके मध्य एक उचित दूरी होती है, सर्वाधिक दूरियां। तो इनका जो बस्तियां है वो दूर दूर निवास करती है, जो घरों का निर्माण होता है वो दूर दूर होता है। और सघन बस्तियां आप नाम से जान सकते हैं। सघन मतलब जो गहरी मतलब अत्यधिक जो बसाव होगा। सघन बस्तियों के अंतर्गत जो मकानों या घरों का निर्माण किया जाता है वो एक कम दूरियों पर किया जाता है, जिससे कि इनकी जो घरों का जो बसाव क्षेत्र है वो सघन हो जाता है। तो इनकी जो सघन बस्तियां हैं वो एक उचित दूरी के बजाय जब पास बस्तियां का निर्माण होता है उन्हीं के बारे में बताया गया है। प्रकीर्ण बस्तियां जो घर और मकानों का निर्माण दूर दूर किया गया है, वो प्रकीर्ण बस्तियां जहां पे मनुष्य अपने घरों का निर्माण पास में करते हैं वो सघन बस्तियों के अंतर्गत आता है। अब अपन बात करते हैं परिवहन के बारे में। जो अगला अपना बिंदु है वो है परिवहन। तो परिवहन के बारे में अपन बात करते हैं। बस्तियों के बारे में ये इतना ही दिया गया है, और जो एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें बस्तियों का एक अलग से यूनिट दी गई है, जिसमें इसके बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन भी करेंगे। बस्तियों का यही है कि बस्तियां मतलब मनुष्य के जो घरों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का जो बसाव क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, ग्रामीण का है, शहरी का है, नगर का है। जो नगर बस्तियां हैं वो शहरी बस्तियों से कम मात्रा में होती है। नगर में जो आबादी होती है वो एक छोटे रूप में होती है, और जो शहरी बस्तियां होती है उनका जो बसाव क्षेत्र है वो सघन रूप में होता है, एक विस्तृत रूप में होता है। अब हम बात करते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन के बारे में हम बात करते हैं तो परिवहन मुख्य रूप से 4 है अपने। एक तो सड़क मार्ग, पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, और तीसरा है अपना वायु मार्ग, और चौथा है अपना जल मार्ग। देखो, परिवहन परि मतलब चारों ओर, वहन मतलब ढोना। तो परिवहन का तात्पर्य है जो परिवहन में लोगों को जो अपने सामान को एक दूसरी जगह ले जाना पहुंचाना होता है वो परिवहन कहलाता है। तो परिवहन के अंतर्गत अपन इन चारों मार्गों को बारे में पढ़ेंगे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। जो परिवहन है मनुष्य के लिए बहुत एक लाभदायक घटक के रूप में है, क्योंकि परिवहन के माध्यम से अपन ज्यादा दूरी पर अपना जो आवागमन है वो अब कम मात्रा में, कम समय में कर पाते हैं परिवहन के माध्यम से। पहले जो अपना आवागमन है वो अपना पैदल यात्रा के माध्यम से किया जाता था। प्राचीन में मनुष्य अपना आवागमन है वो खच्चर, घोड़े, ऊंट, इनके माध्यम से, अपन बैलगाड़ी, इनके माध्यम से परिवहन किया जाता था। उन्हीं के माध्यम से लोग आवागमन करते थे, उन्हीं के माध्यम से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना स्टार्ट हुआ, उन्हीं के माध्यम से लोग अपने सामान को ढोने लगे। तो ये परिवहन का जो मुख्य रूप से है, जो उद्गम है वो परिवहन का पहिए के रूप में हुआ, पहिए के रूप में हुआ, क्योंकि जो पहिया है उसी के माध्यम से ही ये परिवहन स्टार्ट हुआ। क्योंकि पहिए एक जो गतिमान के रूप में अग्रसर है,
जो पहिया है उन्हीं के माध्यम से जो परिवहन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले मनुष्य अपना परिवहन पैदल यात्रा के माध्यम से ही कर पाते थे, और आज के टाइम में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, इन सभी मार्गों के द्वारा परिवहन किया जा रहा है। पहिए की खोज से ही परिवहन आसान हो पाया है। हमारे देश में सामान्यतः पहले खच्चर, ऊंट, बैलगाड़ी, इन्हीं के माध्यम से अपन जो परिवहन किया जाता था। और जो पहले जिस प्रकार भारत में खच्चर, ऊंट, बैलगाड़ी इनके माध्यम से किया जाता था, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, उसमें लामा का प्रयोग किया जाता है। एंडीज पर्वतमाला है ना, एंडीज पर्वतमाला, यहां पे लामा का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार अपने इंडिया में खच्चर, गधे, ऊंट इनका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वतमाला है वहां पे लामा का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है, तिब्बत में याक का। देखो पहले अपन जो परिवहन है, प्राचीन काल में मनुष्य जानवरों के माध्यम से परिवहन करना स्टार्ट किया था। गधे, घोड़े, खच्चर, ऊंट इनके माध्यम से भारत में होता था। उसी प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका में लामा के माध्यम से करते हैं। और जो तिब्बत है, तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। जो याक जानवर होता है उन्हीं के माध्यम से सामान को ढोया जाता है, और यही एक परिवहन का माध्यम है। अब जो परिवहन है, परिवहन के जो मुख्य घटक है वो है जल परिवहन, स्थल परिवहन, और तीसरा है वायु परिवहन। तो जल परिवहन से आप समझ रहे होंगे कि जल के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है, जल के माध्यम से जो नाव के माध्यम से, ये जो जल के माध्यम से परिवहन किया जाता है। स्थल परिवहन, जो स्थल के ऊपर जो परिवहन होता है वो स्थल परिवहन, और वायु के अंतर्गत जो परिवहन होता है वो वायु परिवहन आता है। तो ये स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं जो सड़क परिवहन है, क्योंकि इन परिवहनों के माध्यम से ही आज हम विदेशों में अनेक देशों के साथ जुड़ पाए हैं, उनके स्थल भाग से जुड़ पाए हैं। जल मार्ग के माध्यम से अपन उनका जो समय है उनका कम मात्रा में कर पाए हैं, जाने का आवागमन भी सरल हुआ है, और उन्हीं के माध्यम से ही हमें एक समय का उपयोग भी कम करना पड़ा है, क्योंकि कम समय में ही हम अधिक क्षेत्रफल में घूम आते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन एक कम दूरी के मार्ग में किया जाता है। सड़क परिवहन का उपयोग कम दूरी के माध्यम में किया जाता है, क्योंकि जो सड़क परिवहन है इनमें जो आवागमन है वो एक कम दूरी पर होता है। यह स्थल परिवहन का भाग है, क्योंकि सड़क परिवहन के माध्यम से इसका जो उपयोग है कम दूरी के लिए किया जाता है। और जो सड़क मार्ग है वो कच्ची पक्की सड़कें हैं। जिस प्रकार अपन देख भी पाते हैं अपने गांव में, जो पत्थरों से या मलबों वगैरह से इनका उपयोग करके जो कच्ची सड़क बनाई जाती है, वो गांव के जो रास्ते निकाले जाते हैं वो एक कच्ची सड़क के रूप में होते हैं। और जिस प्रकार डामर वगैरह, सीसी रोड वगैरह इनका उपयोग किया जाता है वो पक्की सड़कों के अंतर्गत आते हैं। और अपने हिमालय पर भी अब तो सड़क परिवहन का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि जो वहां पे सुगम एरिया है, जो हिमालय पर्वत एरिया में भी परिवहन सुचारू रूप से चालू किया गया है पर्यटकों के लिए सड़क मार्ग के माध्यम से। तो वहां पे जो दुर्गम रास्ता है, लेकिन फिर भी सड़क परिवहन वहां पे सुचारू रूप से चालू किया गया है। अब बात करते हैं जो मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में एक है। हिमालय पर्वत पर जो मनाली लेह रेल मार्ग है, मनाली लेह राजमार्ग है। सड़क मार्ग के बारे में बात करते हैं अपन।
सड़क मार्ग, जो सड़क मार्ग है उसमें मनाली लेह, मनाली लेह जो राजमार्ग है, ये राजमार्ग सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक मार्ग है मनाली लेह राजमार्ग। और जो भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग है, भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण सुचारू रूप से नवीनतम है। और जो अपने स्वर्ण चतुर्भुज योजना है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो 4 शहरों को मुख्यतः 4 बड़े शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्ण जो सुनहरी योजना है उसके अकॉर्डिंग स्वर्णिम योजना के अंतर्गत, और ये चतुर्भुज के रूप में है तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसका नाम पड़ा। ये महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो भूमिगत सड़कें हैं उनको भूमिगत मार्ग कहते हैं। जो भूमि के अंतर्गत जो भूमि है, भूमि के जो अंदर जो मार्ग बनाए जाते हैं, सड़क मार्ग का जो बनाए जाते हैं, उनको सबवे कहते हैं और भूमिगत मार्ग भी कहते हैं। सबवे और जिस प्रकार इनमें अलग अलग मार्गों के रूप में भी बनाया जाता है, जैसे फ्लाईओवर बनाया जाता है। जो फ्लाईओवर है वो ऊंचे एरिया में जो अंडरपास के लिए बनाया जाता है, तो ये सभी सड़क मार्ग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं रेल मार्ग। जो अगला आता है वो आता है रेल मार्ग। जो रेल मार्ग है वो स्थल भाग पर लंबी दूरी तय करने के लिए और सामानों को ले जाने के लिए रेल मार्ग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये रेल मार्ग सबसे सस्ता मार्ग के रूप में भी है। स्थल मंडल में एक तो लंबे समय के लिए जो लंबा दूरी है वो तय करता है रेल मार्ग। स्थल मंडल पर सामान का आवाजाही अत्यधिक होती है, सस्ता भी मार्ग है। तो रेल मार्ग के बारे में बताया गया है। जो पहले इंजनों का उपयोग किया जाता था, आज के टाइम में जो रेल के इंजन है उनमें डीजल, विद्युत गृह इनका उपयोग किया जाता है। विद्युतों के माध्यम से रेल मार्ग चल रहे हैं। तो ये रेल मार्ग के बारे में बताया गया है। जो आज के जो रेल मार्ग है इन पर रेल का उपयोग किया जा रहा है, वो सुपरफास्ट रेलवे का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया है वो तकनीकी रूप से अपनी तकनीकों में विस्तार कर रहा है और विस्तार के माध्यम से कई सुपरफास्ट ट्रेनों का भी आवागमन स्टार्ट हो गया है रेल मार्ग पर। जो रेल मार्ग का जाल है वो मैदानी क्षेत्रों पर अधिक होता है। वो सुचारू रूप से आप जानते ही होंगे कि पहाड़ी एरिया में जो रेल मार्ग है वो कम, रेल मार्ग बिछाने में ज्यादा टाइम लगता है और वहां पे दुर्गम एरिया है, वहां पे अच्छे से बिछ भी नहीं पाती। और मैदानी भाग में रेल मार्ग का बसाव एक जाल के रूप में भी पाया जाता है इंडिया में। और जो रेल मार्ग है एशिया में पहला स्थान पर है भारत का रेलवे। एशिया में जो पहला स्थान है वो भारत का है रेलवे जाल में। तो भारत का जो रेलवे है, रेलवे का सर्वाधिक जो जाल है विकसित रूप में पाया जाता है एशिया में, जो भारत का है। और भारत में इनका भलीभांति इनका उपयोग किया जाता है। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। जायनिंग से लहासा
के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5072 मीटर के आसपास है। और जो रेलवे मार्ग है उसमें जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। एशिया का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। जो सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग ये एक जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और जो रूस में स्थित है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जो रूस के पश्चिमी हिस्से में सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है और व्लादिवोस्टोक प्रशांत महासागर के छोर तक जाता है। व्लादिवोस्टोक ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अब बात करते हैं अपन जल मार्ग के बारे में। तो रेल मार्ग के बारे में इतना ही बताया गया है। जो इसमें है मानवीय पर्यावरण में तो बस्तियां, परिवहन, संचार इनका छोटे छोटे रूप में अध्ययन किया जा रहा है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, तो सड़क मार्ग और रेल मार्ग अपन ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपन वायु मार्ग के, जल मार्ग के बारे में बात करते हैं। रेलवे मार्ग में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है जो है रूस का है और विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और एशिया में सबसे बड़ा रेलवे का जो जाल है वो भारत में है, क्योंकि जो भारत में रेलवे है वो एशिया में सबसे बड़ा स्थान रखता है। अब बात करते हैं अपन जल मार्ग के बारे में। जल मार्ग, जल मार्ग मतलब जल के माध्यम से जो इन रास्तों का उपयोग किया जाता है वो जल मार्ग के अंतर्गत आता है। और जल मार्ग सबसे सस्ता मार्ग है और इसके माध्यम से जो भारी वजन का आवागमन होता है वो जल मार्ग के माध्यम से ही होता है। जो विश्व में 7 महाद्वीप है उनका जो जुड़ाव है वो जल क्षेत्र से है और जल क्षेत्र से है तो ये जल मार्ग सबसे सस्ता मार्ग है। और इन सभी स्थल मंडल के भूभाग को जोड़ता है जल के माध्यम से, वो जल मार्ग ही है। और जल मार्ग अंतर्देशीय भी होते हैं और समुद्री मार्ग भी होते हैं। जो अंतर्देशीय भी होते हैं और समुद्री मार्ग भी। अंतर्देशीय मतलब है जो अपने देश के अंदर ही जो मार्ग है वो अंतर्देशीय मार्ग है। और अंतर्देशीय मार्ग में जैसे अपने भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उन्हीं के माध्यम से जो जल मार्ग का उपयोग किया जाता है वो अंतर्देशीय जल मार्ग ही है। क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र भारत में जो बहने वाली नदियां हैं और इन नदियों का उपयोग जल मार्ग के रूप में किया जाता है भारत में। उसी प्रकार जल मार्ग का उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक नदी का किया जाता है, अफ्रीका में नील नदी का किया जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप में जो ये नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी का जो उपयोग किया जाता है वो जल मार्ग के रूप में ही किया जाता है। क्योंकि ये जो नील नदी है इनका उपयोग जल मार्ग के रूप में किया जाता है। तो ये अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में जानी जाती है। जिसी प्रकार हम उत्तरी अमेरिका में
ग्रेट लेक नदी का उपयोग किया जाता है। और इन्हीं के समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः जलमार्ग के माध्यम से ही किया जाता है। व्यापारिक माल और सामान को एक दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्थरों से जुड़े होते हैं। पत्थरों से तात्पर्य जो बंदरगाह होते हैं, जिस प्रकार ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल के जो ये भाग उभरा हुआ है, ये बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता है और बंदरगाह के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जो पोर्ट है, पतन है, तो ये इन भागों का उपयोग किया जाता है जलमार्ग में। उसी प्रकार जो सबसे बड़े विश्व के प्रमुख पतन है वो है एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। जो प्रमुख जो पतन है उनके बारे में नाम बताया गया है इसमें। विश्व के प्रमुख एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। उन्हीं के बारे में बताया गया है। जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उन्हीं के बारे में बताया गया है जल मार्ग के बाद। समुद्री मार्ग मतलब विदेशों के जो मार्ग है वो समुद्री मार्ग है। समुद्री मार्ग मतलब समुद्र के माध्यम से ही जो मार्ग का उपयोग किया जाता है वो समुद्री मार्ग है। और समुद्री मार्ग देशों को जोड़ता है, तो देशों को जोड़ता है कि विदेश, ये अंतर्देशीय हो गया और ये समुद्री मार्ग का उपयोग हो गया। अब बात करते हैं वायु मार्ग की। वायु मार्ग आप जानते हैं कि वायु मार्ग है जो सबसे महंगा मार्ग है। वायु मार्ग सबसे महंगा मार्ग है। वायु मार्ग सबसे महंगा मार्ग है। वायु मार्ग के माध्यम से जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, हवाई जहाज हुआ, प्लेन हुए, ये सभी वायु मार्ग के ही स्रोत है। और वायु मार्ग सबसे महंगा मार्ग है। ये मार्ग ऐसा मार्ग है जो आपदाओं के रूप में काम आता है और विकट समस्याओं के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। वायु मार्ग का वायु मार्ग स्थल मंडल पर कम समय में पहुंचने वाला मार्ग है। वायु मार्ग के माध्यम से इनका कोई इतना परिवहन का ट्रैफिक वगैरह का सीन नहीं रहता, इसलिए ये वायु मार्ग सबसे आसानी से पहुंच पाते हैं। और ये इनका जो वायु मार्ग है, इन जल मार्ग, स्थल मार्ग, इन सबसे जो महंगा मार्ग है वो वायु मार्ग ही है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान में को प्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला साधन जो सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्रों में जा पाता है वायु मार्ग। तो इन्हीं के बारे में ये हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों पर, आपदा क्षेत्र में रोटी, कपड़ा, खान पान की जो व्यवस्था है वो सभी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। वायु मार्ग के माध्यम से ही। जो कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन भी है जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ये सभी वायु मार्ग है। और इनका ईंधन महंगा होने के कारण ये एक महंगा मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपन संचार के माध्यम से। तो मानवीय पर्यावरण में अपने बस्तियां पढ़ ली, परिवहन पढ़ लिया। अब बात करते हैं संचार के माध्यम से। संचार जो संचार है, संचार दूसरों के पास पहुंचाने तक की सूचना पहुंचाने का उपयोग किया जाता है। संचार के माध्यम से संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव के संचार के नए और तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन है। संचार के क्षेत्र में विकास के विश्व में सूचना क्रांति लाई है। संचार है, संचार क्या है
कि अपन विदेशों में या अपने देश में या लोगों के पास, दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार के माध्यम से अपन अपनी सूचनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे भाग तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी विकास के साथ माध्यम से संचार एक नई व्यवस्था या प्रक्रिया है संचार, और इन्हीं संचार की क्रांति विश्व में उभर के आई है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी जो बड़ी संख्या है, ये सभी संचार के माध्यम से ही आते हैं। रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक भी एक संचार का माध्यम है। तो ये इन्हीं के बारे में बताया गया है। जो सॉफ्टवेयर है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। जो स्रोत है, उनके स्रोत क्या क्या है? रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक। जो संचार, जो अपनी सूचनाओं को मोबाइल ये सभी क्या है? संचार के स्रोत हैं। और संचार के स्रोतों इनका उपयोग बड़ी संख्या में लोग संचार के रूप में करते हैं, और इसलिए इनको जनसंपर्क संचार भी बोला जाता है। जनसंपर्क माध्यम मतलब जनताओं के साथ जो जुड़ाव होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक, मोबाइल। आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा मोबाइल के कारण ही अपने इन सभी का उपयोग, इन सभी का स्थान मोबाइल लेने लग गया है संचार में। तो ये संचार के माध्यम है। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट भी एक संचार का माध्यम हो गया। सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेक्नोफिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर केवल सूचनाओं को दूर स्थानों तक भी पहुंचा सकते हैं और तीव्र गति से पहुंचता है। तो ये एक संचार के माध्यम के रूप में इनके बारे में बताया गया है। तो आज का चैप्टर अपना इतना ही है, मानवीय, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार। तो इसमें कोई बिंदु अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसको दोबारा से बिंदु को विश्लेषण से बता दूंगा। और आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये की क्लासेस सुचारू रूप से और कंप्लीट लिया करो। आज अपना सेवन चैप्टर था, कल अपना 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 2 चैप्टर ही बचे हैं इसके 7th क्लास के। उसके बाद 8th क्लास का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। इन वीडियो को कंप्लीट देखा करो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो।